जुलाई 2024 में जब इंडियन ताजिर मुकेश अंबानी के तीसरे और सबसे छोटे बेटे की शादी की तकरीबात हफ्तों चली और दुनिया के बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज शादी में शिरकत करने मुंबई पहुंचे, तो इस शादी के बाद जिन लोगों को मुकेश अंबानी की दौलत के बारे में इल्म नहीं था, उन्हें भी हो गया। एक अंदाजे के मुताबिक शादी पर 13 बिलियन रुपए खर्च किए गए। 117 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ वाले मुकेश अंबानी इंडिया के सबसे अमीर और दुनिया के 17वें सबसे अमीर शख्स हैं। मुकेश अंबानी के एक छोटे भाई भी हैं जिनका नाम है अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी की तरह ही अनिल अंबानी को भी अपने वालिद और इंडिया के नामवर ताजिर धीरूभाई अंबानी की दौलत का आधा हिस्सा मिला था। गुज़िश्ता 22 वर्षों में मुकेश अंबानी ने अपनी दौलत को दिन दुगना रात चौगुना बढ़ाया है, तो वहीं उनके भाई अनिल अंबानी ने अपनी मर्जी से अपने मुनफरिद अंदाज में अपने बिजनेस चलाए और आज मुकेश अंबानी इंडिया के अमीर तरीन शख्स हैं और अनिल अंबानी दिवालिया हो चुके हैं। अनिल अंबानी बेशुमार एक वक्त में इंडिया के 10 अरबपति अफराद में होता था। आज क्यों इतने बुरे दौर से गुजर रहे हैं कि उन्होंने खुद को दिवालिया करार दे दिया है और उनकी नेटवर्थ जीरो बताई गई है। यही आज का बीबीसी रीड्स तहरीर है दिनेश उप्रेती की और मैं हूं खदीजा आरिफ। आप सुन रहे हैं बीबीसी रीड्स। एक बार कामयाबी मिल जाए तो अगली कामयाबी आसान हो जाती है। अनिल अंबानी ने ये बात सन 2004 में बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में कही थी। उस वक्त रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रहे थे, जिसकी बुनियाद उनके वालिद धीरूभाई अंबानी ने रखी थी और उन्हें अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी की हिमायत हासिल थी। लेकिन अगले चंद महीनों में हालात तेजी से बदले और दोनों भाइयों ने खानदानी कारोबार को दो हिस्सों में तकसीम करने का फैसला किया। अनिल अंबानी एक स्टाइलिश शख्स थे, दौड़ने के शौकीन और हाई लाइफ गुजारने में यकीन रखते थे। जब वालिद की दौलत का बंटवारा हुआ तो उन्हें 2005 में लंबी अदालती कार्रवाई के बाद वो मिला जो वो चाहते थे या जो उनकी शख्सियत की अक्कासी करता था, जैसे टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज और एनर्जी, यानी नए दौर के नए कारोबार। रिलायंस ग्रुप का अहम कारोबार पेट्रोकेमिकल्स था, लेकिन इंतहाई पुरएतमाद अनिल अंबानी को नए दौर के कारोबारों में तरक्की के ज्यादा इम्कानात नजर आए। इंडिया टेलीकॉम रिवोल्यूशन के बहाने पर खड़ा था और एनर्जी, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज में बेरूनी सरमायाकारी के लिए अपने दरवाजे खोल रहा था। और तभी अनिल अंबानी ने 2006 में अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप कायम किया। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को इस कंपनी से बड़ी उम्मीदें थी। साल 2008 में उन्होंने रिलायंस पावर का आईपीओ लॉन्च किया। ये इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक तारीखी लम्हा था, क्योंकि आईपीओ सिर्फ चंद मिनट में ओवर सब्सक्राइब हो गया था। जितने शेयर ऑफर किए गए उनसे तकरीबन 69 गुना शेयरों के लिए बोलियां लगाई गई। ये उस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ था। 2008 में फोर्ब्स मैगजीन के एक सर्वे में अनिल अंबानी 42 अरब डॉलर की मजमूई मालियत के साथ दुनिया के छठे सबसे अमीर शख्स थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उनके बेशतर दाव उल्टे पड़ने लगे। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वॉर्टन बिजनेस स्कूल से एमबीए की तालीम हासिल करने वाले अनिल अंबानी ने पावर की कंपनी तो बना ली, लेकिन अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी के साथ उनके झगड़े खत्म नहीं हुए और ये झगड़े इस कारोबार की राह में आड़े आए। सीनियर बिजनेस जर्नलिस्ट पवन कुमार कहते हैं कि अनिल अंबानी ने दादरी गैस प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसके लिए कृष्णा गोदावरी बेसिन से सस्ती दरों पर गैस हासिल की जानी थी, लेकिन इस कृष्णा गोदावरी बेसिन के मालिकाना हक मुकेश अंबानी के पास थे और उन्होंने सस्ते दामों पर गैस देने से इनकार कर दिया और ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। 2010 में अदालत ने हुक्म दिया कि दोनों भाई जायदाद से मुताल्लिक खानदानी समझौते को दोबारा तय करें। इसके साथ ही अदालत ने गैस की कीमत मुकर्रर करने का हक हुकूमत को दे दिया। नए कॉन्ट्रैक्ट के तहत गैस की कीमत $4.2 फी MMBTU यानी मिलियन मेट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट तय की गई, जबकि 2005 में दोनों भाइयों ने ये कीमत $2.3 फी MMBTU तय की थी। इसके अलावा अनिल अंबानी ने जनूबी अफ्रीका की टेलीकॉम कंपनी MTN के साथ भी मुआहदा करने की कोशिश की, लेकिन इसमें भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली। टेलीकॉम में एक्सपेंशन के बहुत ज्यादा इम्कानात थे, लेकिन इसके लिए बड़ी सरमायाकारी की जरूरत थी। बिजनेस जर्नलिस्ट असीम मनचंदा कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि अनिल अंबानी के दाव बैकफायर करने लगे हैं। वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में कूदते थे जिनके लिए हजारों करोड़ रुपए दरकार होते थे। वो बैरून ममालिक में कंपनियां खरीदने और अपने एम्पायर को वसी करने में बेदरीग खर्च कर रहे थे। और फिर बदकिस्मती से 2008 में अमेरिका में लेहमैन ब्रदर्स के खात्मे से कुल दुनिया माशी कसाद बाजारी की जद में आ गई और अनिल अंबानी भी इससे न बच सके। सहाफी पवन कुमार कहते हैं कि लेहमैन ब्रदर्स केस के बाद इंडिया में बैंकिंग सेक्टर के लिए कानून सख्त कर दिए गए। सनतकारों को भी कर्जे हासिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अनिल अंबानी अपने कारोबार को बढ़ा रहे थे, उनके पास पैसे की कमी थी और उन्हें सरमाए की सख्त जरूरत थी। टेलीकॉम इंडस्ट्री में 2G स्पेक्ट्रम की मुबैना बदगुमानी के केस में 2011 में मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो यानी सीबीआई ने अनिल अंबानी से पूछताछ की थी। अब बात अनिल अंबानी के काम करने के तरीके की और उनके शाहाना अंदाज की। अनिल अंबानी ने जैसे ही रिलायंस धीरूभाई अंबानी ग्रुप के चेयरमैन का ओहदा संभाला, उनके काम करने का शाहाना अंदाज वाज़ेह तौर पर नजर आने लगा। अक्सर मीडिया में उनका खूब जिक्र रहता था। असीम मनचंदा कहते हैं कि अनिल अंबानी अपने टेलीकॉम कारोबार से मुताल्लिक छोटे से छोटे ऐलानात के लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बुलाया करते थे। वो अपने ओहदेदारों से तफसीली प्रेजेंटेशन मांगते थे, दिल्ली में टेलीकम्युनिकेशन की वजारत जाया करते थे, करीब में वाक़ई न्यूज़ एजेंसीज की कैंटीन जाकर सहाफ़ियों से मुलाकात करते थे और बॉलीवुड में उनकी दोस्तियों का खूब चर्चा था। वो अमिताभ बच्चन समेत कई बॉलीवुड सितारों के करीब थे और अक्सर समाजवादी पार्टी के रहनुमा अमर सिंह के साथ देखे जाते थे। अनिल अंबानी का बॉलीवुड से रिश्ता पुराना है। उन्होंने मशहूर अदाकारा टीना मुनीम से शादी की है। अपने कारोबार को बढ़ाते हुए अनिल अंबानी ने एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी कदम रखा। उन्होंने फिल्मसाज स्टीवन स्पीलबर्ग की ड्रीमवर्क्स स्टूडियोज के साथ शराकत में फिल्में प्रोड्यूस की। उन्होंने मल्टीप्लेक्स चेन एडलैब्स खरीदी और 2008 तक इंडिया और बैरून मुल्क में 700 स्क्रीन के साथ सबसे बड़े मल्टीप्लेक्स के मालिक बन गए। सन 2002 में जब रिलायंस इन्फोकॉम या आरकॉम को लॉन्च किया गया तो उसने CDMA यानी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी का इंतखाब किया। ये दावा किया गया कि ये एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी है और मार्केट में मौजूद दीगर ऑपरेटर्स जैसे एयरटेल और HSN की ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल टेक्नोलॉजी से बेहतर है। लेकिन CDMA सिर्फ 2G और 3G तक ही महदूद थी। जब इंडिया में 4G के बाद 5G की खिदमत शुरू की गई तो रिलायंस इन्फोकॉम बुरी तरह पीछे रह गई। हालात ऐसे बन गए कि कंपनी ने टेलीकॉम का कारोबार छोड़ देना ही बेहतर समझा। अनिल अंबानी ने सितंबर 2018 में रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर होल्डर्स की सालाना मीटिंग में ऐलान किया कि हमने फैसला किया है कि हम इस शोबे में मजीद आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अनिल अंबानी की मुश्किलात के कम होने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। असीम मनचंदा बताते हैं कि अनिल अंबानी ने अपने टेलीकॉम असासे अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो को 18,000 करोड़ रुपए में फरोख्त करने का समझौता कर लिया था। लेकिन ये डील उस वक्त टूट गई जब टेलीकम्युनिकेशन के महकमे ने इसरार किया कि रिलायंस जियो को रिलायंस कम्युनिकेशन के वाजिबात भी अदा करने होंगे, जिसे मुकेश अंबानी ने कबूल करने से इंकार कर दिया। अब बात रफाल की और उससे जुड़े तराजे की। अनिल अंबानी ने सन 2015 में पीपावार डिफेंस एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग को 2082 करोड़ में खरीदा। उनका इरादा दिफाई शोबे में कदम रखने का था, लेकिन यहाँ भी तनाजात ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने अनिल अंबानी पर रफाल तैयारों के सौदों में गैर मुंसिफाना फायदा उठाने का इल्जाम लगाया। राहुल गांधी ने 7 मार्च 2019 को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि रफाल सौदे में ताकीद हुई ताकि अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए मिल सके। अगर ये सौदा हमारी हुकूमत के मुआहदे के मुताबिक होता तो रफाल तैयारे अब तक इंडिया में होते। सवाल ये है कि क्या तेज तर्रार अनिल अंबानी की कंपनियां रिसेशन का शिकार हुई या बद इंतजामी की वजह से उनका ये अंजाम हुआ। सहाफी पवन कुमार कहते हैं कि ये दोनों वजूहात थी। अनिल अंबानी अपने कारोबार पर तवज्जो नहीं दे सके। अगर वो एक कारोबार में नाकाम होते तो दूसरे कारोबार का रुख करते। यकीनन उन्होंने हर उस कारोबार में कदम रखा जो मुनाफा बख्श सौदा हो सकता था, लेकिन कारोबार को चलाने के लिए काफी सरमाए की जरूरत थी जो उनके पास नहीं था। अनिल अंबानी जो कभी दुनिया के छठे अमीर तरीन शख्स थे, अब कर्ज फ्रॉड से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक के मुकदमात का सामना कर रहे हैं। 2020 में चीनी बैंकों के कर्ज से
मुतालिक एक केस में इंग्लैंड के हाईकोर्ट में समाअत के दौरान अनिल अंबानी ने एतराफ किया था कि वो बैंकरप्ट या दिवालिया हो चुके हैं और कर्ज अदा करने से कासिर हैं। उनके वकील ने अपनी दलील में कहा था कि अनिल अंबानी की नेटवर्थ जीरो है, वो दिवालिया हो चुके हैं, इसलिए वो वाजिबात अदा नहीं कर सकते और उनके खानदान वाले भी उनकी मदद नहीं कर सकेंगे। फिलहाल अनिल अंबानी की कंपनियों से मुंसलिक 17 करोड़ रुपए के मुबैना लोन फ्रॉड की तहकीकात जारी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल अंबानी से पूछताछ की है। इससे न सिर्फ उनकी ग्रुप कंपनियों के शेयर होल्डर्स को झटका लगा है, बल्कि अनिल अंबानी की बची कुची हिस्सेदारी भी तेजी से खत्म हो रही है। माहिरीन का ख्याल है कि जब लोग ये कहते हैं कि मुकेश अंबानी ने अपने भाई की मदद नहीं की, तो ये शिकवा इसलिए जायज नहीं है क्योंकि 2019 में उन्होंने अनिल अंबानी के $80 मिलियन के कर्जे अदा किए थे और उन्हें जेल जाने से बचाया था। और हकीकत तो यह है कि दोनों भाइयों को अपने वालिद की बेपनाह दौलत से बराबर का हिस्सा मिला था, लेकिन मुकेश अंबानी ने अपनी मेहनत और सही फैसलों से इस दौलत में इजाफा किया और अनिल अंबानी ऐसा करने में नाकाम रहे। BBC Reads. BBC Reads